नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज को एक बार फिर से स्टार्ट करते हुए आज का हमारा टॉपिक है सेल यानी कोशिका। और जिसने बायोलॉजी के पुराने लेक्चर नहीं देखे तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए सेल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भाई ध्यान से सुनना। भाई सबसे पहले सेल होता क्या है, कोशिका किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाई ये बताओ, जिस प्रकार आप एक घर बनाते हैं, भाई घर किससे बनता है आप लोगों को पता है, ईंटों से बनता है। भाई बहुत सारी ईंटें मिलकर ही तो एक ढांचा बनाती है, एक घर बनाती है। तो यानी मैंने कहा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कई सारी ईंट है, भाई कई सारी ब्रिक्स है, कई सारी ईंटें मिलके तो क्या बनाती है दोस्तों, एक घर बनाती है। अब ये बताओ, एक अगर ईंट को मैं निकाल दूं, एक ईंट को निकाल दूं तो इसी को बेसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिक। यानी घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी एक ईंट है जिसको बेसिक कहा जाता है, मूलभूत। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर का अगर एक एक कतरा कर दिया जाए और आखिर में जो सबसे छोटा कतरा बचेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। किस प्रकार आप लोगों को जानना है दोस्तों सेल का टॉपिक, ध्यान से सुनेगा। देखो सबसे पहले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, सेल को ना सेल को, कोशिका को, सेल की, पहले तो ध्यान रखना, सेल की स्टडी को, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या होगा, साइटोलॉजी। देखिए साइटो का मतलब ही सेल होता है दोस्तों। साइटो का मतलब क्या होता है, जहां भी आप लोगों को साइटो शब्द नजर आए उसका मतलब है सेल, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, चले अब ध्यान से सुनिएगा। भाई मान लो ये एक सेल थी, भाई ये क्या थी, एक सेल। ये क्या थी, एक सेल। ठीक है, सी लिख देता हूं। कई सारी सेल मिलकर दोस्तों एक टिश्यू बना देती है। कई सारी सेल मिलकर क्या बनता है, कई सारी, यहाँ पे मैं C+C+C+ लिख देता हूँ तो आप समझ जाना। यानी कई सारी सेल मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, टिश्यू का। टिश्यू को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उत्तक। यानी यहाँ पे एक कोशिका थी, कई सारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। अब फिर क्या होगा दोस्तों, फिर कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, सॉरी एक ऑर्गन बना देते हैं। एक ऑर्गन का मतलब है एक अंग बना दिया। यानी कई सारे टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया है, एक ऑर्गन। अब क्या होगा, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक जीव बना देते हैं। कई सारे क्या मिले, ऑर्गन मिले और उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। यानी हमारे प्रकार हम क्या है, एक जीव है। अब ये बताओ, इस जीव का छोटा छोटा कतरा कर दिया जाए तो सबसे आखिर में कहां से स्टार्ट हुआ था, सेल से। ठीक है, सेल से। तो इसलिए दोस्तों सेल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी जीव की आधारभूत इकाई क्या होता है, एक कोशिका होती है, एक सेल होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, चले अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बता दिया सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या, अगर आपसे पूछा जाए भाई अर्थ पे, इन यूनिवर्स, यानी मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी है भाई, सबसे बड़ी कोशिका। अगर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो वो है, सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों ऑस्ट्रिच की। यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना दोस्तों, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वही सबसे बड़ी क्या है, सेल है। अब ध्यान रखिएगा, एग जो होता है ना दोस्तों, कई बच्चे समझते हैं जो अंडा होता है वो भाई एक नॉन वेज में आता है या वेज में, आप बताइए। चलिए आप कमेंट करके बताना, एग वेज में आता है या नॉन वेज में आता है। हालांकि कमेंट आप लोगों को इस वीडियो में ही पता चल जाएगा एग क्या है। ठीक है, आगे मैं बताता हूं। तो हमने देखा इन यूनिवर्स लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, इन यूनिवर्स अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सेल क्या है भाई, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, तब आपका आंसर क्या होगा भाई, तब आप लोगों का आंसर ना, ध्यान से सुनना। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम गैलीसेप्टिकम। ये कुछ अजीबोगरीब नाम है जो आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे दोस्तों। तो एक स्मॉलेस्ट सेल, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम गैलीसेप्टिकम। हिंदी में भी यही है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम गैलीसेप्टिकम।
सेप्टिकम। समझ आया? चले, ये तो हमने बात की इन यूनिवर्स कौन है। अगर मैं बात करूं हमारे शरीर की, इन ह्यूमन बॉडी, अगर मैं अब बात कर रहा हूं दोस्तों केवल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की इन ह्यूमन बॉडी, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सेल कौन सी है भाई, लार्जेस्ट सेल, अब बताओ ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए ना तो हमारे दिमाग की है, और दिमाग की सेल को न्यूरॉन सेल कहा जाता है। कौन सी सेल है? न्यूरॉन सेल, जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। समझ आया? अगर आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? न्यूरॉन सेल। चले, अगर आपके ही शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाए ना इन ह्यूमन बॉडी तो होती है दोस्तों आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सबसे छोटी कोशिका होती है हमारे पूरे शरीर में। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? और दो तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आप लोगों के ध्यान रखेगा, मैं यहीं पे बता देता हूं। इन ह्यूमन बॉडी हमने बात तो कर ली, चले यहां पे देखो, यहां पे नजर डालेगा। अगर मैं बात करूं गैमेट सेल, देखियो गैमेट सेल क्या होती है? गैमेट सेल सेक्स सेल को कहा जाता है, सेक्स सेल को कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी गैमेट सेल कौन सी है, अगर आप कई बार नेट पे देखते हैं ना तो वो गैमेट सेल दिखा देता है। यानी अगर पूछा जाए ना लार्जेस्ट गैमेट सेल, लार्जेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट गैमेट सेल यानी सेक्स सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होती है स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। आप लोग कई दफ़ा जैसे विकिपीडिया या गूगल पे सर्च करोगे ना, अगर पूछोगे सबसे बड़ी कोशिका तो कई दफ़ा ना वो स्पर्म दिखा देता है, तो कंफ्यूज ना होना, स्पर्म सबसे बड़ी कोशिका है लेकिन वो कैसी सेल है? गैमेट सेल है भाई, गैमेट सेल यानी सेक्स सेल जिसको कहा जाता है। अगर वैसे पूछा जाए जनरली इन ह्यूमन बॉडी सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल होती है, और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? आरबीसी। स्पर्म में और इसमें कंफ्यूज ना होना, कई दफ़ा आप लोगों को अलग अलग बुक में या तो स्पर्म मिलेगा या न्यूरॉन मिलेगा। अब मैंने बता दिया स्पर्म किस में सबसे बड़ी है? गैमेट सेल में सबसे बड़ी कोशिका है। इन जनरली इन ह्यूमन बॉडी पूरी बॉडी में अगर आपको दोनों आंसर आए ना तो ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में आए तो न्यूरॉन सेल लगाना है भाई। समझ आया? आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों का सारा। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है। यहां पे ये बातें समझने के बाद दोस्तों देखिए, अब सेल में हमने बात की भाई, सेल इज द बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सबसे बड़ी कोशिका देख ली, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है ये भी हमने देख लिया, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं ये भी देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं तो टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी होता है दोस्तों। क्या होता है? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने कहा स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन, कई बार ये स्टडी आप लोगों से पूछ ली जाती है। ये मैं एक अलग वीडियो भी लेके आऊंगा जहां में हम बहुत सारी स्टडी पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। ये याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है भाई। चले आगे देखो भाई। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, मान लो ये है हमारी सेल, अब कुछ बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ये है हमारी सेल। क्या है? सेल। भाई सेल के अंदर एक होता है सेंटर पार्ट जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। ये क्या है भाई? हमारी क्या है? सेल है। समझ आया? अब सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर ना बहुत सारा पार्ट भरा हुआ है, लिक्विड पार्ट। ये मैंने लिक्विड पार्ट बनाया, द्रव पदार्थ है। ये सेल के अंदर द्रव पदार्थ भरा है। इसी द्रव पदार्थ को क्या बोलते हैं? इसी द्रव पदार्थ को बोला जाता है साइटोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, बायोलॉजी में जहां भी प्लाज्मा शब्द आए ना उसका मतलब ही क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। और साइटो का मतलब क्या था? सेल। साइटो का मतलब क्या था? सेल। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए? इंग्लिश और हिंदी सेम है, साइटोप्लाज्मा को साइटोप्लाज्मा ही बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है? सेल के लिक्विड पार्ट को ही साइटोप्लाज्मा कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। समझ आया? तो साइटोप्लाज्मा ये था न्यूक्लियस, ठीक है, ये है सेल। अब जो शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना दोस्तों। एक शब्द होता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा, इंग्लिश और हिंदी सेम, फिर से प्रोटोप्लाज्मा ही बोलते हैं भाई। प्रोटोप्लाज्मा किससे मिलकर बनता है? प्रोटोप्लाज्मा बनता है भाई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। यानी आप समझ चुके हैं, अगर मैं न्यूक्लियस को और प्लस में कर दूं साइटोप्लाज्मा को तो पूरी ही क्या हो गई? पूरी ही क्या हो गई? एक सेल हो गई। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को मिला दूं तो क्या बन गया भाई? तो इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा। तो प्रोटोप्लाज्मा एक तरीके से सेल को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? सेल।
कई दफा आप लोगों से ये पूछा जाता है भाई फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्मा को ही, एक ध्यान से सुनना, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, भाई सेल को ही तो कहा जाता है। सेल का दूसरा नाम ही क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्मा ही रख दिया। कई दफा आप लोगों से सेल, मैंने कहा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, अगर वहां पे ऑप्शन सेल ना हो और दिया गया हो प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, और तब पूछा गया कि बताओ भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, तब आपका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्मा। फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा। इंग्लिश और हिंदी सेम है, मैंने बता दिया दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मा ही बोलते हैं इसको। क्लियर है? चले, ये बातें एक बार आप लोगों को पता चल गया। एक बात और ध्यान रखेगा यहां पे, सेल के अंदर दोस्तों, सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर 4 प्रकार के, मैं आप लोगों को 4 प्रकार के तत्व बता रहा हूं। 4 प्रकार के तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। एक पाया जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये 4 प्रकार के एलिमेंट, ये 4 प्रकार के दोस्तों एलिमेंट बहुतायत में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए सेल में दोस्तों ध्यान रखिएगा 70%, 70 to 80% तो ऑक्सीजन ही भरी हुई है, और इसके बाद 10.5% के आसपास कार्बन है, फिर 10% के आसपास ये है, 2.5% के आसपास नाइट्रोजन है, और बाकी हमारे अन्य तत्व होते हैं। अगर कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में, भाई अब आपको पता है करोड़ों, लाखों, करोड़ों क्या हमारी सेल है हमारे शरीर के अंदर, और उन सेल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताओ कौन है, अगर पेपर में आ जाए तो आप कहोगे भाई ऑक्सीजन ही तो है। समझ आया? चले, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोगों के शरीर के अंदर या सेल के अंदर 2 प्रकार की चीजें होती है, या तो कार्बनिक चीज, या क्या होती है, कार्बनिक चीज, या अकार्बनिक चीज। अकार्बनिक, या जिसको इनऑर्गेनिक भी कहा जाता है, इसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। हिंदी में इसको कार्बनिक ही कहा जाता है, कार्बनिक। यानी अब ये बताओ हमारे शरीर के अंदर भैया, प्रोटोप्लाज्मा के अंदर या सेल के अंदर, भाई कार्बन की कितनी चीजें हैं, कार्बन लगभग 19% है, और 81% हमारे शरीर के अंदर इनऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ। अब ये बताओ भाई कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ ज्यादा है हमारे शरीर के अंदर, कार्बनिक पदार्थ क्या है, कम है। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना था। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया दोस्तों। ये अभी तक हमारा कुछ बेसिक चल रहा था, किससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। समझ आया? चले, 1-2 बातें और सीख लेते हैं कि सेल डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, और फिर हमारा स्टार्ट होगा मेन टॉपिक, जहां से आप लोग सेल के ऑर्गेनल्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, कौन कौन से इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग जिसको कहा जाता है। ठीक है? चले, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, भाई सेल डिस्कवर्ड बाय, देखिए ध्यान रखिएगा, सेल को किसके द्वारा खोजा गया था, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था भाई, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने ना एक डेड सेल डिस्कवर की थी। इन्होंने कौन सी सेल डिस्कवर की, डेड सेल, यानी मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, वो मरी हुई कोशिका थी। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग सेल, यानी जो जी रही थी, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, वो कौन से पर्सन थे, तो वो पर्सन थे एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। यानी दोस्तों इसी ने, ध्यान रखिएगा, इसी बंदे ने, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने ही, लिख देता हूं मैं, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, इसी बंदे ने ही बैक्टीरिया की भी खोज की थी। जीवाणु की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, इसी बंदे ने की थी भाई। ये भी लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिखना आप लोगों को सारे के सारी चीजें। समझ आया? अगर पूछा जाए ना, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने, और इन्होंने ओनियन सेल डिस्कवर की थी भाई, प्याज की सेल डिस्कवर की थी। सबसे पहली जीवित कोशिका, प्याज की कोशिका को खोजा गया था किसके द्वारा, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। ओवरऑल सबसे पहली कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा, डेड सेल थी वो। बस ये कुछ आप लोगों को एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। समझ आया? चले भाई, ये सारी चीजें करने के बाद अब हम पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनल्स,
सेल के कोशिकांग। यहां से आप लोगों का मेन टॉपिक, मेन तो दोस्तों सारा ही है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चले आप देखिए, ध्यान से सुनना भाई। अब हम सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है? सेल के कोशिकांग, यानी सेल के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। एक जो सेल होती है वो देखने में आप लोगों को पता चल गया सेल के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पे लिख देता हूं, ये है हमारी एक सेल। ध्यान से सुनना, ये है एक सेल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, एक चीज होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल, जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भाई सेल वॉल क्या होती है? मान लो सेल वॉल, पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, सेल वॉल जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ओनली प्लांट सेल, यानी सेल वॉल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा भाई। मान लो ये मैंने प्लांट की बनाई है, पौधों की एक सेल बनाई। पौधों की सेल में ना एक इनर लेयर होती है और एक होती है आउटर लेयर। ये मैंने 2 लेयर बना दी। तो ध्यान रखिएगा, पौधों की कोशिका ना डबल मेम्ब्रेन होती है। देखो 2 झिल्लियां बनाई, जो अंदर वाली है ना इसको तो कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका और झिल्ली। और ये जो बाहर है इसको कहा जाता है सेल वॉल। इसको कहा जाता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब ध्यान से सुनेगा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले सेल वॉल के बारे में, यानी जो बाहरी लेयर है। सेल वॉल क्या होती है? आउटर लेयर। आउटर लेयर किसकी? आउटर लेयर ऑफ प्लांट। तो आपसे पूछा जाएगा भाई सेल की, सॉरी पौधों की जो सेल होती है उसकी जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेल वॉल। पौधों की जो सेल होती है उसकी इनर लेयर को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो ये मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे इनर लेयर ऑफ ए प्लांट। इनर लेयर ऑफ प्लांट क्या कहलाती है? सेल की, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। चले सबसे पहले अब मैं आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बता रहा था भाई। सेल वॉल केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर मैं आप लोगों को यहां पे देखो, यहां पे बना रहा हूं एनिमल की सेल। एनिमल सेल का मतलब है मानव की, हमारी सेल। पौधों के अलावा जितने भी जीव है जो उनकी सेल होती है ना, उनकी सेल में सिर्फ एक ही लेयर होती है, वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल होती है, और इसी को सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को प्लांट की सेल और एनिमल की सेल में एक डिफरेंस पता चल गया कि भाई इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है और हमारी क्या होती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी हमारे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। हमारे अंदर केवल एक ही मेम्ब्रेन है और जिसको सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है, कोशिका झिल्ली ही कहा जाता है। क्लियर है? चले पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर सेल वॉल पे मेम्ब्रेन पे भी आता हूं। देखिए सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ठीक है। और प्लांट सेल की कौन सी लेयर में? आउटर लेयर में। चले इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप लोगों के पेपर में आएंगे, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सेल होती है ना, सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये अब आपसे पूछा जाएगा किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। अब भाई जिसने भी बायोलॉजी के स्टार्टिंग वाले टॉपिक देखेंगे उसको अच्छे से पता है सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक शर्करा होती है। एक क्या होती है? शर्करा। अगर आपसे पूछा जाए ना दोस्तों कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होती है, जो एक शर्करा होती है। और सेलुलोज को मनुष्य कभी नहीं पचा सकता, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते किसको? सेलुलोज को। जो जानवर होते हैं ना, भैंस, जैसे गाय है, भैंस है, वो सेलुलोज को आसानी से खा लेती है, ठीक है। चले वैसे हमने देखा सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज को ही हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ना पौधों का सबसे कठोर भाग किसको कहा जाता है? पौधों का सबसे कठोर भाग क्या है? तो आंसर क्या होगा? सेलुलोज है, जो कहां पे पाया जाता है? जो सेल वॉल में पाया जाता है। समझ आया? चले ये तो मैंने बात की दोस्तों पौधों की, कि पौधों में ना सबसे कठोर भाग क्या पाया जाता है? उनका सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन अगर मैं एनिमल की बात करूं, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बींग्स की,
ह्यूमन बींग्स में हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, बताओ इसका आंसर बताओ। हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बींग्स, इसका आंसर मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा, या आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट, हमारा हार्डेस्ट पार्ट क्या है, चले ये आप लोग सीख चुके हैं दोस्तों। सेल वॉल के बारे में हम लोगों को यही पढ़ना था कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में, और सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता है, और सेलुलोज हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका, पौधों का। सबसे कठोर भाग क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन पता चला दोस्तों। ये किसकी कोशिका बनाई मैंने, प्लांट की। प्लांट की, अब ये बताओ प्लांट की जो सेल होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। आप कहोगे डबल लेयर होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। बाहर वाली लेयर को ही क्या कहा जाता है, सेल वॉल। अंदर वाली लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। यहां तक समझ आया। और सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। चले अब मैं आगे चलता हूं। होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। हमने सेल वॉल जान लिया क्या होता है भाई, हमने सेल वॉल अच्छे से जान लिया क्या होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों सेल, अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके कम से कम 2-3 पार्ट आएंगे, 4 आ जाए बेशक, समझ आया। बहुत बड़ा टॉपिक है तो अच्छे से समझना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल का। टिश्यू से क्वेश्चन नहीं आते, सेल से क्वेश्चन आते हैं। चले सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले तो कहां पे पाया जाता है, आप कहोगे इनर लेयर ऑफ प्लांट सेल को क्या कहते हैं भाई, पौधों की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। और आउटर लेयर किसकी कहा जाता है, आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल, यानी हमारी जंतुओं की बाहरी परत किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी जब मैं एनिमल हमारी सेल की बात करूंगा तो हमारी सेल में बस एक ही मेम्ब्रेन है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये इनर है, ये आउटर है भाई, इसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, इसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या आपको समझ आया। तो कोशिका सेल मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है, आप कहोगे जब प्लांट की सेल की बात करूंगा तो उसकी इनर लेयर को, और हमारी सेल की बात करूंगा तो उसकी आउटर लेयर को एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। चले सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेल वॉल बनी हुई थी सेलुलोज की, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड्स की। लिपिड क्या होता है, वसा। वसा क्या होता है दोस्तों, फैट को ही कहा जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया जो सेल वॉल थी वो तो बनी होती थी कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों लिपिड्स की। लिपिड्स की यानी फैट की। बस भाई फोस्फोलिपिड जिसको कहा जाता है, हिंदी और इंग्लिश सेम, फोस्फोलिपिड ही कहेंगे, ठीक है। बस किसकी क्या बनी हुई है ये आप लोग समझ चुके हैं। अगर मैं आप लोगों से इसका काम पूछूं, यानी हमारे अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है भाई, इसका काम क्या होता है। अब ये बताओ, मैंने ये सेल बनाई, ये सबसे बाहरी परत है, इसी को तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये बताओ भाई, बाहर से सेल के अंदर कुछ आएगा, सेल के अंदर से बाहर कुछ जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है, इसको एडजस्ट या इसको कौन देखता है, या सेल मेम्ब्रेन ही तो डिसाइड करती है कितना कुछ अंदर आ रहा है, क्या जा रहा है। इसको निर्धारण करने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। समझ आया, अंदर और बाहर क्या कुछ आ रहा है। चले ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट है फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, इनर लेयर कहते हैं प्लांट की, आउटर लेयर कहते हैं एनिमल की। क्या ये बातें क्लियर है दोस्तों सारी की सारी। हाँ भाई, आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। चले अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के आएंगे, जो थर्ड पार्ट है, इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूज रहता है, जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। थर्ड न्यूक्लियस, जिसको दोस्तों केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक। यहां से भाई ध्यान से सुनना, इसे हम डीएनए, आरएनए और सेंट्रोजोम और भाई बहुत कुछ इसके बारे में जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा यहां पे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना भाई, ये मैंने बनाई एक सेल, क्या बनाई, एक फिर से बनाई दोस्तों सेल। अब मैंने आप लोगों को बताया था सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियस। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या कहा जाता है दोस्तों, केंद्रक। और इस न्यूक्लियस में आप लोगों को पता है क्या भरा हुआ है, इस न्यूक्लियस में एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एसिड।
और वो एसिड दो टाइप का है, दो टाइप का अम्ल भरा हुआ है इसके अंदर, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो आप लोगों को पता चल गया सेल के न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के एसिड भरे हुए हैं, डीएनए और आरएनए। अब इनकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, वो हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, बस सीखते जाओ। तो न्यूक्लियस जो है, सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड भाई किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था भाई। ये कौन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, कौन सा अंग, ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, सारे के सारे एक बार में बता दूंगा कौन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। अभी के लिए बस समझो आप लोग। चले, तो न्यूक्लियस में आप लोगों को जानना क्या है भाई? न्यूक्लियस जो है ना, यानी लिख देता हूं, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। चले, पहला पॉइंट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सेल का, पूरी सेल का, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोकुलम, रेटिकुलम, ये क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। तो सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? न्यूक्लियस। आप लोगों को पता चल गया, समझ आया दोस्तों। और इसी को इट इज द ब्रेन एंड मैनेजर, कुछ भी कह सकते हो, ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ द सेल। यानी जिस प्रकार हमारा दिमाग होता है ना मनुष्य का, यहां से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। तो एक सेल का सब कुछ कंट्रोल कहां से हो रहा होता है दोस्तों? उसके न्यूक्लियस से। तो इसलिए न्यूक्लियस को ही ब्रेन और मैनेजर कहा जाता है, किसका? कोशिका का। क्या आप लोगों को यह बात कंफर्म है? यानी समझ आ गया आप लोगों को? चले आगे देखिए, हमने 2-3 पॉइंट यहां से देख लिए। अब आगे देखो, हमने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार का एसिड है, डीएनए और आरएनए। अब मैं बात करता हूं डीएनए और आरएनए की ही। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। तो न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए और आरएनए। चले अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर ये वाला टॉपिक आप लोगों को आ गया डीएनए और आरएनए, तो आपकी ये वाली क्लास क्या हो जाएगी? पूरी तरह सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो लगेगा आपने पढ़ा हुआ है भाई आज। देखिए, एक साइड में लिखता हूं मैं डीएनए और यहां पे लिख देता हूं मैं आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर ही तो भरे थे, इसलिए इनको न्यूक्लियाई का एसिड कहा गया। क्या भरा हुआ था? डीएनए और आरएनए। कहां थे भाई? न्यूक्लियस के अंदर थे। तो इसको भी क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में भी इस प्रकार लिखेंगे, हिंदी में भी इसी प्रकार, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यहां पे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। चले, ये तो हमने फुल फॉर्म लिख दी भाई डीएनए और आरएनए की। सबसे पहले ध्यान रखेगा भाई, डीएनए किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? डीएनए डिस्कवर्ड बाय डीएनए और या डीएनए मॉडल। डीएनए का जो मॉडल है, मॉडल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने दिया? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का वाटसन एंड क्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, पता नहीं भाई कितनी बार आ चुका है। तो वाटसन और क्रिक ने ही सबसे पहले डीएनए का मॉडल डिस्कवर किया था। डीएनए का मॉडल यानी डीएनए देखने में कैसा है, तो ये किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया था। समझ आया? आगे आरएनए मॉडल किसने दिया? आरएनए का मॉडल किसने डिस्कवर किया? तो वो है फ्रेडरिक मिशर द्वारा। फ्रेडरिक मिशर द्वारा किसका मॉडल दिया गया दोस्तों? आरएनए का मॉडल दिया गया। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं मॉडल समझ पे पहले। अब देखो मॉडल कैसा होता है, डीएनए का मॉडल कैसा होता है, मॉडल जान लेते हैं। डीएनए का मॉडल होता है दोस्तों डबल हेलिक्स मॉडल। अब ये क्या है बताता हूं, अभी ध्यान से सुनना। डबल हेलिक्स मॉडल होता है, अगर आपसे पूछा जाए ना डीएनए का मॉडल कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। और आरएनए का मॉडल कैसा होता है, तो आरएनए का मॉडल होता है सिंगल हेलिक्स। अब ये क्या लिखे हैं ध्यान से सुनो भाई, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। यानी अगर डीएनए को आप लोग ध्यान से देखोगे तो दो धागे जैसे इस प्रकार नजर आएंगे आप लोगों को, इस प्रकार। ये देखो एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर होते, संरचना होती है, इन्हीं को कहा जाता है मॉडल डबल हेलिक्स। आप लोग देख रहे हैं डीएनए कैसा है भाई, डबल हेलिक्स मॉडल है। और आरएनए जो होते हैं दोस्तों एक ही धागे के रूप में इस प्रकार बिखरे हुए थे, तो यानी ये होते हैं सिंगल हेलिक्स, केवल एक ही पार्ट होता है इनका।
तो इसलिए इसको कहा गया सिंगल हेलिक्स, इसको कहा गया डबल हेलिक्स, यानी द्विकुंडलित और उसको एक कुंडलित। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक कुंडलित मॉडल होता है, एक कुंडलित। समझ आया? चले, ये दो बातें मैं साथ साथ आप लोगों को इनमें डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो 2 पॉइंट आप लोग सीख चुके। डिस्कवर यानी डीएनए का मॉडल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए का मॉडल है कैसा, डबल हेलिक्स मॉडल है, जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आरएनए की। आरएनए मॉडल किसने, फ्रेडरिक मिशर ने, और एक कुंडलित है। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वॉटसन एंड क्रिक वाला, ठीक है। चले, अब मैं इसको अगर रब करूं और पॉइंट देखिए, डीएनए कहां पे पाया जाता है। अब लिख रहे हैं अगला पॉइंट, डीएनए फाउंड इन। डीएनए फाउंड इन कहां पाया जाता है भाई? भाई एक पॉइंट तो आप लोगों ने पढ़ लिया, डीएनए कहां था, न्यूक्लियस में तो था, सेल के न्यूक्लियस में ही तो था डीएनए। चले भाई, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार आता है आप लोगों का कि भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कहां पे पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्लियर है? और डीएनए कहां पे पाया जाता है, प्लांट की बात करें तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में भी पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर नहीं होता, ये प्लांट में होता है। आप लोगों को आगे बताएंगे क्या है ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखना, डीएनए मनुष्य की बात करें तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर पौधों की भी बात करें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और कहां पे, 3 जगह पाया जाता है। समझ आया? चले, अब आरएनए की बात करते हैं। आरएनए फाउंड इन, आरएनए कहां कहां पाया जाता है भाई? तो पहला पॉइंट तो है ही, न्यूक्लियस से पाया जाता है, न्यूक्लियस से। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा ये पाया जाता है साइटोप्लाज्मा में। देखिए ये हमारी सेल थी, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस और ये है हमारा साइटोप्लाज्मा। तो आरएनए एक तो पाया जाएगा यहां पे इस प्रकार, यानी न्यूक्लियस के अंदर, और एक है भाई कहां पे बिखरा हुआ है, एक बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्मा में। तो यही तो लिखा, सेल के लिक्विड पार्ट को ही तो क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्मा। डीएनए की बात करें तो आप लोगों को पता चल गया, डीएनए एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये है न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस के अंदर है डबल हेलिक्स, और एक दोस्तों पाया जाता है ये कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आया? ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर करते चलो। चले, अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। डिस्कवर कर लिया, मॉडल पढ़ लिया, और डीएनए फाउंड इन कहां पे है, ये सारी चीजें देखने के बाद इसको मैं रब करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इनके बीच डिफरेंशिएट करते जाओ। आज डीएनए और आरएनए की खिल्लियां उड़ा दोगे भाई, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल इजी है। अरे समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को। चले आगे देखें। अब आरएनए हमने पढ़ तो लिया भाई क्या है, आरएनए कहां पे पाया जाता है, ये सारी चीजें देखने के बाद सबसे पहले अब ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों यहां पे मैंने लिखा डीएनए और यहां पे लिखा आरएनए। भाई आप लोगों ने एक शब्द देखा यहां पे, ए का मतलब क्या था, एसिड यानी अम्ल। ए का मतलब क्या था, एसिड, एसिड यानी अम्ल। अब ये बताओ, आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई एसिड गिरा दे तो स्किन जल जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर डीएनए और आरएनए एक एसिड है, तो हमारी वो सेल को क्यों नहीं चला रहा भाई? तो ध्यान से सुनिएगा, अब डीएनए और आरएनए के ऊपर नाइट्रोजीनियस युक्त बेस होते हैं। नाइट्रोजीनियस क्या होते हैं, बेस। अब ये क्या है, सुनो पहले ध्यान से। आरएनए के ऊपर भी क्या होते हैं, बेस होते हैं नाइट्रोजीनियस युक्त। क्या होते हैं, बेस, क्षार होते हैं, क्षार। अब ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनते तो जाओ भाई। 4 प्रकार के बेस होते हैं। एक होता है दोस्तों एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। एक होता है दोस्तों थायमीन, इंग्लिश और हिंदी सेम है, मैंने बता दिया, थायमीन, थायमीन। एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। और एक होता है दोस्तों ग्वानिन, एक होता है ग्वानिन। चले ध्यान से सुनो, डीएनए के ऊपर 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, और ये बेस किस प्रकार का है, नाइट्रोजीनियस युक्त बेस है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, यहां भी 4 ही प्रकार के हैं, ये ही 1 2 3 और 4। यहां पे एडिनोसाइन है, लेकिन दोस्तों यहां पे साइटोसिन है, यहां पे ग्वानिन है, लेकिन यहां पे कौन सा बेस था, थायमीन। आरएनए में दोस्तों थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल। यहीं से क्वेश्चन आएगा आप लोगों से
कि आरएनए में आप लोगों को ये नाम याद ही रखने पड़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये बताओ, एसिड है भाई, एसिड के ऊपर बेस है तभी तो वो न्यूट्रल हो गया। अगर ये बेस ना होते तो ये आप लोगों की सेल को मार देता। ठीक डीएनए, ठीक आरएनए, लेकिन इनके ऊपर बेस है, 4 प्रकार के बेस। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से बेस है। आरएनए में तो पाया जाता है यूरेसिल। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है थायमीन की जगह वहां पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल। अब 2 बातें ध्यान रखना, जो एडिनोसाइन है मैं ए लिखता हूं, ये डबल बॉन्ड के साथ, देखिए ये मैंने बंद बनाए हैं, डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ता है। और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ये मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनते जाओ। इसी प्रकार यहां पे ए जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, किसके साथ, थायमीन के साथ। और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। यहां से क्वेश्चन सुनो, अब क्या आएंगे आपसे क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई कौन सा बेस किसके साथ जुड़ता है आरएनए में। आरएनए में नाइट्रोजन एडोनिसाइन जुड़ता है यूरेसिल के साथ, और कितने बंद के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। देखो डबल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, द्विबंध जिसको कहा जाता है, द्विबंध। और ये है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बॉन्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के बॉन्ड। आपसे पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए में जो बॉन्ड होते हैं वो किसके बॉन्ड होते हैं, तो वो हाइड्रोजन के हैं। कौन डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है, कौन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है, दोनों में आप लोग अब ध्यान रखना, ये तो दोनों का सेम है। सी डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ जुड़ेगा डीएनए में, सेम आरएनए में भी सी जुड़ता है ग्वानिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। लेकिन फर्क दोनों में क्या है, यहां पे जो बेस होता है वो थायमीन होता है डीएनए में, आरएनए में जो बेस होता है वो यूरेसिल होता है। यानी एडिनोसाइन यहां तो जुड़ता है थायमीन के साथ, यहां एडिनोसाइन जुड़ता है यूरेसिल के साथ। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बताओ भाई जल्दी से, हुआ या नहीं हुआ क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है अगर ये वाला टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। भाई पक्का समझ आया? भैया आप लोगों की मां की कसम है। हाँ चले, देखिए ये सारा हो गया भाई, आगे चलो, आगे और सीखते हैं। अब मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीजें अब तक हमने जो चीजें बात की डीएनए और आरएनए की, ये कॉमन चीजें थी। अब कॉमन चीजों के अलावा आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना भाई। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा आरएनए की, फिर बात करूंगा डीएनए की, ठीक है? अब मैं बात करूंगा किसकी, आरएनए की। चले देखो, आरएनए के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आरएनए बिल्कुल थोड़ा सा है। देखिए आरएनए ना दोस्तों 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का आरएनए होता है। आरएनए के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार का आरएनए होता है। पहला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एमआरएनए, एमआरएनए। एक होता है दोस्तों आरआरएनए, एक होता है दोस्तों टीआरएनए। कौन सा, टीआरएनए। ध्यान से सुनो ये क्या लिखा मैंने। एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एक होता है राइबोज, राइबोज आरएनए। और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। चले एक बात ध्यान रखिएगा भाई, आप लोगों ने एक प्रोटीन शब्द जरूर सुना होगा, प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है, जिसने पढ़ लिया उसको पता है, ग्रोथ करना। हमारे शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, वृद्धि और विकास में। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास कौन करता है, शरीर के हर पार्ट की वृद्धि और विकास कौन करता है, प्रोटीन। चाहे वो सेल की बात हो, चाहे टिश्यू की बात हो, कोई भी ऑर्गन की बात हो। हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, हमारी ग्रोथ हो गई, तो वो ग्रोथ किसने किया, प्रोटीन ने। अगर प्रोटीन ना होता हमारी ग्रोथ रुक जाती भाई, सेल की ग्रोथ रुक जाती। समझ आया? चले अब ध्यान से सुनना भाई, प्रोटीन ना हम लोगों को कम से कम 22 प्रकार के प्रोटीन चाहिए होते हैं। हम लोगों को 22 प्रकार के प्रोटीन चाहिए ह्यूमन बॉडी को, जिसमें से दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 प्रकार के जो प्रोटीन है, 12 प्रकार के जो प्रोटीन है हमारा शरीर खुद बनाता है, हमारा शरीर बनाता है, हमारा शरीर खुद बना लेता है प्रोटीन। और 10 प्रकार के प्रोटीन जो है ना भाई, 10 प्रकार के प्रोटीन हमें बाहर से लेते हैं डाइट के थ्रू। हमें डाइट के थ्रू खाना खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वे उसमें 10 प्रकार के अलग अलग टाइप के प्रोटीन जाते हैं। लेकिन 12 प्रकार के प्रोटीन, जैसे हमारे नाखून में, बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। वो कहां से आया, वो बनाया भाई, वो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बनता है। समझ आया? चले ये बातें सीखने के बाद अब ध्यान से सुनो, ये 3 टाइप के आरएनए थे। अब वापिस इस पे आओ।
पहला आरएनए है भाई mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। इसका काम पता है क्या है? देखो ये जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, यानी बहुत सारे पार्ट होते हैं। इन सभी पार्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी किससे होगी दोस्तों? प्रोटीन से ही होगी। प्रोटीन मिलेगा तभी ये ग्रोथ करेंगे, अच्छी प्रकार काम करेंगे। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ये भी काम नहीं करेंगे। अब सुनो आरएनए का, mRNA मैसेज लेके आता है भाई किसको कितना प्रोटीन चाहिए, सेल के किस पार्ट को किसको प्रोटीन की आवश्यकता है, इसका काम क्या है? मैसेज लेके आना। और ये मैसेज लाके किसको दे देगा? आर को, rRNA को दे देगा। अब भाई rRNA क्या करेगा? जहां भी बायोलॉजी में आप लोगों को राइबो शब्द मिल जाए ना, राइबो का मतलब ही प्रोटीन होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रोटीन। यानी तीनों आरएनए में से मेन आरएनए कौन सा है? मेन आरएनए है राइबोज। अगर आपसे पूछा जाए ना MRT में से मेन आरएनए कौन सा है, तो rRNA। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, तो tRNA। क्या आप लोगों को समझ आया? सबसे छोटा आरएनए पूछा जाए तो T, सबसे मेन पूछा जाए तो ये। इसका काम पता चल गया, मैसेज लेके आएगा किसको कितना प्रोटीन चाहिए। rRNA क्या करेगा? फिर उतना प्रोटीन बना देगा। भाई इसका काम है प्रोटीन मेकिंग का, तभी तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। rRNA, राइबोज जो आरएनए है, इसका काम क्या है? प्रोटीन को बनाता है। अब इसने प्रोटीन बना दिया, जो प्रोटीन बना दिया उसको ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसफर करेगा tRNA। नाम से पता चल रहा है भाई इसका काम है ट्रांसफर करना। ये दे के आएगा जिसको प्रोटीन चाहिए, चलो भाई ये लो ये लो ये लो, जिसको जितना चाहिए प्रोटीन लो भाई, भर भर के लो। समझ आया? तो ये हमने पढ़ लिया किसका? RNA। समझ आया? 3 टाइप का होता है, M, R और T। इनका काम क्या होता है ये भी आप लोग सीख चुके। मेन कौन सा होता है? R। छोटा कौन सा होता है? T। समझ आया? चले अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये था हमारा आरएनए के बारे में। अब हमारा बच्चा डीएनए के बारे में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में बताता हूं। इनमें दोनों में जो कॉमन था वो तो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, कॉमन चीजें तो हमने सीख लिया था। अब मैं आप लोगों को दोस्तों यहां पे डीएनए के बारे में बताऊंगा। चले देखिए, यहां पे मैंने लिखा डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म सभी को पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कैसा मॉडल है? डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, यहां से अब मेन इंपॉर्टेंट चीजें आएगी। देखो डीएनए का मॉडल कैसा था भाई? डबल हेलिक्स मॉडल था, इस प्रकार का मॉडल था, आप लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है ना? और डीएनए में ए जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ टी के साथ, और सी जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ। ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पे सुनो, डीएनए के ऊपर होते हैं दोस्तों क्रोमोसोम्स। डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, जिनको कहा जाता है गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। किसके ऊपर पाए जाते हैं? तो डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं जीन्स। क्या पाए जाते हैं? जीन्स। समझ आया? ये 3 चीजें ध्यान रखना भाई। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, डीएनए के ऊपर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर है जीन्स। अब मैं आप लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ध्यान रखना, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब पता है आप लोगों को? यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, हमसे हमारे बच्चों में, उनसे उनके बच्चों में, उनसे उनके बच्चों में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजें ट्रांसफर होती है ना, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो डीएनए एक कैसा मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों। समझ आया? चले अब मैं आप लोगों को डीएनए के ऊपर क्या था? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम्स जिसको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। चले दोस्तों ध्यान से देखिएगा भाई, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, हमेशा पहले तो कहां पे पाए जाते हैं? फाउंड इन। भाई फाउंड इन आप लोगों को पता है डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर कहां पे पाए जाते हैं? डीएनए के ऊपर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमेशा जो गुणसूत्र है वो हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जोड़ों में, यानी सिंगल नहीं रहेगा, ये हमेशा जोड़े में रहेगा। और तीसरा पॉइंट, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, ह्यूमन बॉडी एचबी मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ आया? चिंपैंजी की बात करूं
चिंपैंजी में दोस्तों 24, हमसे एक ज्यादा पेयर्स पाया जाता है। अगर बंदर की बात करूं तो उसमें 21 पेयर्स पाए जाते हैं, 21 जोड़े। पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, कुल संख्या की बात करूं ना तो दुगना कर देना, क्योंकि पेयर में 2 होता है तो जोड़ा 23 है, तो टोटल कुल गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 46। ठीक है, दुगना कर देना। ये कुछ फैक्ट है किसके बारे में? क्रोमोसोम्स के बारे में। समझ आया? क्रोमोसोम्स डीएनए के ऊपर पाया जाता है, हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम है? 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। संख्या में पूछा जाए तो 46। ठीक है, चले अब क्रोमोसोम्स के बारे में और डिटेल स्टडी देखिएगा यहां पे। इसको मैं मिटा देता हूं, मेरे को स्पेस चाहिएगा दोस्तों। यहां पे देखिए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले काम सुनना भाई, क्रोमोसोम्स का क्या होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बता रहा हूं, यहां से आप लोगों का मेन है गुणसूत्र जो होते हैं, इसका वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ध्यान से सुनो। वर्क ही पूछा जाएगा, इसका काम क्या होता है? काम होता है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन का, सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब ये क्या लिखा मैंने? लिंग निर्धारण करने का। लिख लेना अपनी कॉपी में, लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी होने वाला जो बेबी होता है वो लड़का होगा या लड़की, ये निर्धारण कौन करता है? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। होने वाला जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की, ये कौन डिसाइड करेगा? क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं यही तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने देख लिया इसका काम क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन का, यानी लिंग निर्धारण तभी तो होता है, लड़का होगा या लड़की। चले ध्यान से सुनो, क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है दोस्तों एलोसोम्स। इंग्लिश और हिंदी सेम है, इसको ऑटोसोम्स ही बोलेंगे, इसको एलोसोम्स। भाई ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो महिला और पुरुषों में समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ऑटोसोम्स के होते हैं 22 पेयर। कितने पेयर से? 22 पेयर। देखिए हमारे शरीर के अंदर टोटल 23 पेयर थे, तो पुरुषों में और महिलाओं में 22 पेयर तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल एक जैसे, तो उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। भाई एक पेयर हमारे में मेल और फीमेल में अलग होता है, जिसको कहा जाता है एलोसोम्स। जो समान है उनको ऑटोसोम्स, जो अलग है उनको एलोसोम्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। भाई मेल में तो होता है, मेल में होता है क्रोमोसोम्स एक्स और वाई, और फीमेल में उस क्रोमोसोम्स का नाम क्या है? फीमेल में होता है एक्स और एक्स। ये ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई मेल में होता है, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या आपको समझ आया? चले 23-22 पेयर तो बिल्कुल दोनों में समान होंगे। यहां पे ध्यान से सुनिएगा आप, जब मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, यानी जब जाइगोट बन गया, मान लो जब बच्चा हो रहा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो भाई यहां पे 22 पेयर तो दोनों के सेम ही होते हैं, 22 पेयर तो चले गए, 22 पेयर तो चले गए। बात आती है मेल और फीमेल की। जब 23वां पेयर जा रहा होता है, मान लो मेल में कौन से क्रोमोसोम्स है? एक्स और वाई। फीमेल में कौन से होते हैं? फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। जब भाई बच्चा बन रहा होता है तो मान लो एक क्रोमोसोम्स गया, इसका मान लो एक्स गया, मेल से गया एक्स, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, कोई भी भेज दो। यहां से मैंने भेज दिया एक्स को, यहां से किसी को भेज दो, यहां से फिर से भेज दिया मैंने एक्स को। भाई ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या बना लेंगे? जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स तो जोड़े में रहते हैं भाई, सिंगल तो रहेगा नहीं। यहां से सिंगल गया, यहां से भी सिंगल गया, लेकिन आगे चलकर तो ये जोड़ा बना लेंगे, है ना। ऑटोसोम्स के तो 22 तो बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन जब 23वां पेयर बना ना, 23वां पेयर मान लो बन गया एक्स और एक्स। एक्स और एक्स जब क्रोमोसोम्स बनता है तो होने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा? देखिए एक्स और एक्स जब होते हैं तो होने वाला बच्चा क्या होता है? लड़की होती है, यानी फीमेल। क्या होगी? फीमेल। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब की बार एक्स ना जाके मेल का गया वाई, मेल में से गया वाई, इसका तो दोनों ही एक्स है भाई, एक्स, इसका गया एक्स। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स जुड़ गए एक्स और वाई। अब होने वाला बच्चा कौन होगा? मेल होगा, अब पुरुष होगा भाई। यानी दोस्तों अब इसका सार क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि क्रोमोसोम्स का काम है सेक्स डिटर्मिनेशन का, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन भी ये बताओ कि मेल के क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं या फीमेल के? लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिसाइड मेल के क्रोमोसोम्स करते हैं, ना कि फीमेल के। फीमेल के तो एक्स एक्स है भाई, यहां पे एक्स और वाई है। अब मेल के ऊपर है एक्स जाता है या वाई, उसी के ऊपर लड़का होता है और या लड़की होती है।
तो भाई लड़कियों को हम बेवजह कोसते हैं कि लड़की पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई, लड़की। उसके वैसे उत्तरदायी कौन होता है? मेल के क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं लड़की करने में। समझ आया? तो ये सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट है हमारा। वो लड़की पैदा उस लड़की ने नहीं की, वो उस लड़के ने की है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम्स एक्स और वाई, वाई गया एक्स और एक्स, तो तभी तो फीमेल बनी भाई। क्लियर है? चले, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अब ध्यान से सुनना। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं, ये जो ऑटोसोम्स थे, इन्हीं को सोमैटिक सेल कहा जाता है। ऑटोसोम्स की कोशिकाओं को सोमैटिक सेल कहा जाता है, सोमैटिक सेल। अब ये क्या होता है? कायिक कोशिका, ये आप लोग सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए समझना बस, ऑटोसोम्स की जो सेल होती है उनको कैसी सेल कहा जाता है? सोमैटिक सेल। और इनकी सेल को कहा जाता है गैमेट सेल। गैमेट सेल कहा जाता है। गैमेट सेल, जो स्पर्म और ओवा थी वो एलोसोम्स होती है, और जो ऑटोसोम्स है सोमैटिक सेल। समझ आया? चले, कई दफा दोस्तों क्या होता है, ट्रांसजेंडर का केस बन जाता है भाई। पेयर से जब 22 पेयर मान लो ऑटोसोम्स के गए किसी के अंदर, 22 पेयर गए, और प्लस में मान लो 2 पेयर से इनमें फर्टिलाइजेशन से हो गया, एक एक्स गया एक वाई गया मान लो, यहां तक तो 22 पेयर यानी 44, 45 और एक 46 क्रोमोसोम्स थे। कई दफा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स और आ जाता है, एक्स आ जाए या वाई आ जाए, तो दोस्तों उसमें यहां तक तो वो देखो, यहां तक तो वो क्या था भाई, एक्स और वाई है, तो यहां तक तो वो मेल था, एक्स और वाई मेल था। लेकिन एक एक्स और आने से अब वो उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये केस होता है ट्रांसजेंडर का। इसी को दोस्तों जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। जब क्रोमोसोम्स की संख्या में गड़बड़ी आ जाए, या तो 45 हो जाए या 47 हो जाए, भाई चाहिए थी 46 होना, कई दफा या तो एक आ जाता है, एक आ जाएगा जब भी गड़बड़ी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा आ गया जब भी गड़बड़ी हो गई। और इसी को बायोलॉजी में हम आगे मैंने मेरे ख्याल से बताया भी था, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ट्रांसजेंडर का जो केस होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये था हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में। आई थिंक क्रोमोसोम्स का मेन वर्क ध्यान किया, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम होता है। एक लास्ट रह गया, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते थे? क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते थे जीन्स। भाई क्या पाए जाते थे दोस्तों? जीन्स। ठीक है ना, जीन्स। अब जीन्स का वर्क सीख लेते क्या होता है। देखो एक है जीन्स या जीन, क्रोमोसोम्स के ऊपर थे जीन, और जीन की स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी भाई ध्यान रखना, जीन का काम क्या होता है? आप देखते हैं, हम कहते हैं ना लड़का भाई अपनी मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, यानी दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक से डिटर्मिनेशन का, यानी होने वाला लड़का या उसका नाक उस पे गया है, बाल उस पे गया है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, विशेषता, यही विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। यानी उसके जीन मम्मी जैसे, उसके जीन पापा जैसे, जीन का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता। समझ आया? देखो क्रोमोसोम्स का कार्य था सेक्स डिटर्मिनेशन का, होने वाला लड़का लड़का हो गया लड़की, लेकिन जीन डिसाइड करता है कि ये गया किस पे है भाई, नाना पे, नानी पे, पापा पे, ठीक है, इस प्रकार, या पापी पे। चले, जीन्स आप लोग समझ गए। एक बात और ध्यान रखना, जीन्स की खोज किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन आता है भाई, ग्रेगर मेंडल ने। जीन्स की खोज किसने की? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये वाला क्वेश्चन आता है। आनुवांशिकी के पिता किनको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे पर जीन्स की खोज की थी, पी यानी मटर, और मटर में 7 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो सबसे कम है। सबसे कम क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? मटर के पौधे में, तभी तो इन्होंने मटर पे खोज की थी। ठीक है, और हमारे शरीर में कम से कम 30,000 जीन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। 30,000 कम से कम, देखिए 30,000। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज के लिए, मेरे ख्याल से काफी हो गया। अभी बहुत कुछ बचा है, हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और तमाम बहुत सारे कोशिका के अंग के बारे में पढ़ना है। तो लंबी क्लास होगी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।